गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडूसाला में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्यूक बुक से पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं और इस पॉलिटी में चैप्टर 6 तक हो चुका था। अब चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग मूल अधिकार के बारे में जानेंगे और साथ ही उसकी विशेषताएं और जितने मूल अधिकार हैं उनको डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपको चैनल नए हैं, अगर आप चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूल अधिकार से। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक होते हैं। तो भौतिक में क्या हो गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और नैतिक में आध्यात्मिक या धार्मिक। ठीक है। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु सहायक आवश्यक हैं। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को भी सुनिश्चित करते हैं। अब इसके संवैधानिक उपबंध को देख लेते हैं। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। अब देखते हैं आगे। संविधान के भाग 3 की न्याय उचित प्रकृति इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। मतलब मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इसे अधिक मौलिकता प्रदान होता है। मूल संविधान में देखें तो कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 ही मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो अनुच्छेद 19(1) च में और अनुच्छेद 31 में था, तो यहाँ से हटाकर उसे अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे देखते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है व सशक्त नागरिकों का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। तो मूल अधिकारों की निम्न विशेषताएं हैं। मूल अधिकार न्याय उचित होते हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्त निबंधनों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है। यह अधिकार अस्थायी भी नहीं है, अर्थात संसद के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा या बढ़ाया जाया जा सकता है। ठीक है। घटाया या बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान, जब अनुच्छेद 352 के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उस समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है। नोट है 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अब देख लीजिए संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस अनुच्छेद में कौन से अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। तो ये 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। नोट में देख लेते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब देख लीजिए मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। तो अनुच्छेद और उसमें विषय वस्तु या सामग्री। तो अनुच्छेद 12 है। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ठीक है। तो इनके बारे में राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है। 13 क्या है? अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब देख लेते हैं 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है। तो 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो ये सभी समानता के अधिकार जो कि 14 से 18 के बीच आते हैं उनमें है। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 के बीच है, ठीक है। और एक एक करके इसका देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 देखें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इसमें देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 23 जो है मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध करता है। और जो अनुच्छेद 24 है उसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें अनुच्छेद जो 25 है उसमें क्या है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में देखें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 देखते हैं तो इसमें किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 देखते हैं तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 29 से 30 जो है ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों वर्गों को हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 देखें तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल कानूनी अधिकार है ये, ठीक है। ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 आते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार बताया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद हो गया 32 तक हो गया। अब देखिए 33, 34, 35 जो है मूल अधिकारों से संबंधित जो अन्य उपबंध हैं वो देख लीजिए। तो अनुच्छेद 33 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतर करने की संसद की जो उपांतरण करने की जो संसद की शक्ति है वो बताई गई है। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 35, ठीक है। तो अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों से है। तो अब देख लिए कि अनुच्छेद जो 14 से 32 तक है वो विशिष्ट मूल अधिकार दिया गया है और जो उसके अलावे अनुच्छेद हैं उनका संबंध मूल अधिकारों से संबंधित जो अन्य उपबंध है उससे संबंधित है, ठीक है। नोट है अनुच्छेद 32
इसके तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो जो मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है और जिसके तहत हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं वो है अनुच्छेद 32। और उसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब देख लीजिए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब सारे अनुच्छेद का एक एक करके हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 12 में क्या क्या रह गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। न्यायालय द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ठीक है, तो जो राज्य टर्म है उसमें क्या क्या शामिल है ये हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये सभी हैं। अन्य सभी निकाय भी हैं अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सभी राज्य के अंतर्गत आता है आदि। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आता है। तो जो अनुच्छेद 12 के तहत दिया गया है उसमें यही बताया गया है कि कौन अथॉरिटी राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 देखिए, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका जो अल्पीकरण कर रही है वो विधियाँ दी हुई है। तो इस अनुच्छेद में 4 खंड होते हैं। कौन कौन है? 13(1) है, 13(2) है, 13(3) है, 13(4) है। इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 13 है वह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 के खंड देख लीजिए। तो 13(1) में क्या है? संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। अनुच्छेद अब 13(2) में देखते हैं। तो यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ठीक है, 13(3) में देखते हैं। इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है, जैसे सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियाँ, प्रथाएं व कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल हैं। व्यक्तिगत विधि शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, 13(4) के द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया है इसे। इसके तहत क्या है? अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो यह 13(4) में उल्लेखित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 का संबंध देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं। तो इसी आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीय संबंधी मामले और इससे संबंधी हम लोग विवाद देख लेते हैं। जो विवाद हुआ है और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो देख लेते हैं। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ है। तो यह 1951 में आया था। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में भी यही निर्णय स्वीकार किया गया।
अब देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। ये 1967 में आया था। तो इसमें न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। ठीक है, तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के तहत कहा गया। अब अनुच्छेद 13(4) 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा इसे जोड़ा गया है 13(4) को, और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। ठीक है, अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि 24वां संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध मान लिया, अर्थात 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं हैं। और इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में घोषित किया गया, तो यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। अभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ, जो कि 1980 में आया था, तो इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। तो जो 42वें संशोधन में कहा गया था कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो ये मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब नोट देख लीजिए, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का यही तात्पर्य है। अब देख लीजिए न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहें किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण भी हो, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके परिवर्तन को रोक सकती है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 13, 32 तथा 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका का यह कार्य करती है। हालांकि यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। इसमें अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब विधियों के अर्थ और परिधि की स्पष्टता करने हेतु दिए गए जो सिद्धांत है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ये आच्छादन का सिद्धांत, और इसमें क्या है, इसका संबंध अनुच्छेद 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती हैं। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता यह ग्रहण हट जाता है। साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो तो आच्छादन हट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। ठीक है, उदाहरण देखिए, अनुच्छेद 13(2) में उस मात्रा तक वाक्यांश में पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। ठीक है, अधित्याग का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यायालय का मानना है
कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर व गरीब है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये था विधियों के अर्थ और परिधि की स्पष्टता हेतु सिद्धांत, जो 3 था। कौन कौन? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। अब आगे आइए अनुच्छेद अब देखते हैं 14 से 18 अनुच्छेद देखते हैं। इसमें समता का अधिकार है, उसे एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो यहाँ ये याद रखिएगा, जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटिश से, और जो विधियों का समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है। अब देख लेते हैं इनमें अंतर क्या है। ठीक है, अंतर, डिफरेंस क्या है इनके बीच। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण के बीच अंतर क्या है। तो इसके अंतर्गत है, विधि के समक्ष समता के अंतर्गत देख लीजिए तो सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, विधियों का समान संरक्षण के अंतर्गत विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा। इसमें क्या है, समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होगा। विधि के समक्ष समता के अंतर्गत क्या है, कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या अधिकारी हो, समान विधि से बढ़कर नहीं है। जबकि इसमें क्या है, विधियों का समान संरक्षण में कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है वह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है, जबकि जो विधियों का समान संरक्षण है वह सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। ठीक है, अब नोट देख लीजिए। उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। ब्रिटिश न्यायविद डायसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। शक्तियों पर युक्तियुक्त निर्बंधन या परिसीमन तथा स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और यहाँ तक कि इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक के शब्दों में देखें तो जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है। विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 14 का अपवाद देख लेते हैं। जो विधि के समक्ष समता है उसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ या संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 361 के तहत यह विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालय की सिविल तथा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 के तहत और विधायकों अनुच्छेद 194 के तहत सांसदों और विधायकों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त है। तो संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता। ठीक है, अनुच्छेद 361 क के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये सभी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अपवाद थे। अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 15 आते हैं। 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद 15 में 15(1) अनुच्छेद में क्या है, तो यह राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं और यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यह लिंग तक सीमित है।
ठीक है, किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। अब देख लेते हैं 15(2) में क्या कहा गया है। तो राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु ऐसा किया गया है। अब 15(3) में क्या है? इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी व्यवस्था कर सकता है। यह 15(1) और 2 का अपवाद है। जो 15(3) है वो 15(1) और 2 का अपवाद है। ठीक है। 15(4) में क्या कहा गया है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। आधार क्या है? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन मामले का निर्णय। इसके अनुसार राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु विशेष प्रावधान करना है। यह 15(1) और 15(2) का दूसरा अपवाद है। ठीक है। अब 15(5) देखते हैं। 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा 15 में 15(5) जोड़ा गया है। इसमें क्या है? किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अपवाद क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थाएं, ये अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया था। ठीक है। अपवाद है इसमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए किए गए विशेष प्रावधान है, अपवाद है ये। चलिए, तो 15 देख लिया आपने। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। ठीक है। तो 16(1) देखते हैं। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। और 16(2) क्या है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उसे विभेद नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि यहाँ अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ 2 अन्य निवास स्थान और वंशक्रम को शामिल किया गया है। ठीक है। दोनों में लोक नियोजन अवसर में समानता की गारंटी दी गई है। विस्तार केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा। संविदा और निजी क्षेत्र के संबंध में यह लागू नहीं होगा। ठीक है। अवसर की समता योग्यता का निर्मूलन नहीं, मानसिक शारीरिक योग्यता आवश्यक है। तो ये सभी अनुच्छेद 16 के तहत था। अभी 16(3) भी है, देख लीजिए। अनुच्छेद 16(3) में क्या है? संसद विधि द्वारा बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद 2 का अपवाद है। 16(4) देख लीजिए। राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। शर्तें क्या है? वर्ग पिछड़ा हो और राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। ठीक है। 16(5) में क्या है? इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती है। ये अनुच्छेद 16(5) में है। ठीक है। अब 16(4) देख लीजिए। अनुच्छेद 16(4) में क्या है? अंतर्निहित शर्त है कि पिछड़ा वर्ग कौन है। यह जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इनकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। इसके बाद जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग
आयोग का गठन वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का कार्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। 1980 में ये रिपोर्ट सौंपे थे। जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया और नौकरियों में 27% पिछड़े वर्गों हेतु सीटों को आरक्षित रखने की बात कही गई। नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था 1990 में बीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। 1991 में बीपी नरसिंह राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण देने की कोशिश की गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है। अब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में 1992 में क्या हुआ था, में मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। पद उन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो ये सभी आरक्षण के संबंध में दिया गया उच्चतम न्यायालय का फैसला है, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में दिया गया था। अब पद उन्नति में आरक्षण देख लीजिए। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा 16(4) क जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पद उन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो यह किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 50वें संविधान संशोधन 2001 में द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू है। अब एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 उच्चतम न्यायालय पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व 3 शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। यह है पिछड़ेपन के प्रामाणिक आंकड़े होना चाहिए, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। ठीक है। अब अनुच्छेद 16 से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द देख लीजिए। जैसे यह है परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या होता है, तो यह है पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता अस्थायी हो जाती है। ठीक है। तो यह है परिणामी ज्येष्ठता। अब क्रीमी लेयर देख लीजिए। तो पिछड़े वर्गों के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर से संबंधित मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय के निर्णय नवंबर 1992 को देखते हुए सरकार ने न्यायाधीश रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया तथा उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा। समिति ने जांच के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसके अनुसार अग्रलिखित व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और कौन कौन? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय तथा लोक सेवा श्रेणी तथा श्रेणी बी के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, बैंकों में कर्नल के समकक्ष या उससे उच्च पद धारण करने वाले व्यक्ति, तो इन सबको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने सितंबर 2017 में क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। बैकलॉग क्या होता है? रिक्त सीट को भरे जाने की योग्यता बैकलॉग है। यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो इन पदों को इनके अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। अगर अगले वर्ष तक भी ऐसा नहीं हो पाता है तो इन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा। तो बैकलॉग का मतलब ये होता है। ठीक है। अब देख लीजिए आर्थिक आधार पर समान वर्ग हेतु 10% जो आरक्षण लागू हुआ है उसके बारे में। तो 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 124वें संविधान संशोधन विधेयक, वर्तमान में यह 103वां संशोधन अधिनियम है,
ठीक है, को मंजूरी प्रदान की गई। इस संशोधन विधेयक के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग कुछ शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये कौन सा संशोधन है? यह राष्ट्रपति द्वारा 124वें संविधान संशोधन विधेयक है, जबकि वर्तमान में यह 103वां संशोधन अधिनियम है। उल्लेखनीय है कि इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा व राज्यसभा से क्रमशः 8 व 9 जनवरी को मंजूरी दे दी गई थी। उपयुक्त आरक्षण व्यवस्था हेतु संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 दोनों अनुच्छेदों में संशोधन किया गया और नया खंड जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया। ठीक है, तो इन दोनों अनुच्छेदों में क्लॉज 6 जोड़ा गया, और ये जो क्लॉज 6 है इसके बारे में देख लीजिए। अनुच्छेद 15(6)(a) क्या है? तो इसके अनुसार राज्य खंड 4 और खंड 5 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकेगा। ये संशोधन किया गया। और 15(6)(b) में क्या है? ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। 16(6) में क्या है? ये अनुच्छेद खंड 4 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, ध्यातव्य है कि यह 10% आरक्षण प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में कुल 49.5% आरक्षण से अलग होगा। तो ये अलग से आरक्षण दिया गया है। साथ ही यह प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, चाहे सरकार से सहायता प्राप्त हो या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक आधार पर समान वर्ग हेतु जो आरक्षण दिया गया है उसके बारे में। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 17। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निरुयोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया और 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। 1977 में इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। यह अधिनियम पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने या इसे बढ़ावा देने वाले को सजा के दायरे में लाता है। ठीक है, 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना है। ठीक है, एट्रोसिटीज एक्ट प्रचलित भाषा में 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को ही एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 18 के तहत क्या है। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। 18(1) के अनुसार राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) के अनुसार भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। 18(3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। शर्त क्या है? कि राष्ट्रपति की सहमति पर ऐसा कर सकता है। 18(4) के अनुसार भारतीय हो या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नोट है 1954 में स्थापित पद्म विभूषण, पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पुरस्कार माना गया है, न कि उपाधि। तो पद्म विभूषण और पद्मश्री को पुरस्कार माना गया है, उपाधि नहीं। ठीक है, हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसके प्रयोग पर मनाही है।
ठीक है। समानता को बढ़ावा देने के उपायों में से प्रमुख 3 उपाय निम्न हैं। पहला, औपचारिक समानता की स्थापना, दूसरा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, और तीसरा सकारात्मक कार्रवाई। ठीक है, देखते हैं आगे अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए तब अनुच्छेद 19 देख लेते हैं, अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। इसके अंतर्गत 19(1) से 19(6) तक 6 खंड हैं, जिनमें 19(1) के उपखंडों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, मूलतः 7 थी लेकिन अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं घोषित की गई हैं, और 19(2) से 19(6) तक इन पर लगने वाले युक्ति युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। ठीक है, तो 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली है उसको बताया गया है, और 19(2) से लेकर 19(6) तक जो है वो इन स्वतंत्रताओं पे जो युक्ति युक्त निर्बंधन लगा है वो बताए गए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये स्वतंत्रताएं निम्न हैं। तो 19(1) क के अनुसार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। नोट इसमें देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) क में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। ठीक है, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19(1) क में ही अंतर्निहित है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दोनों ही 19(1) क के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता क्या है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो महान राजनीतिक विचारक थे, इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में निम्नलिखित 4 कारण बताए थे, जो निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है, कोई भी विचार पूर्णतः गलत नहीं होता। जो हमें अच्छा लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छिपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। सेकंड क्या है, दूसरा कारण पहले कारण से अंतर संबंधित है। इसके अनुसार सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, अपितु विरोधी विचारों के टकराव से जन्म लेता है। जो विचार आज गलत प्रतीत हो रहा है वही सही विचारों के उदय का कारण भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड है इसका कि विचारों का उपयुक्त संघर्ष न केवल अतीत में ही मूल्यवान है, बल्कि यह सतत रूप से हमेशा प्रासंगिक है। सत्य के साथ हमेशा यह चिंता जुड़ी रहती है कि कहीं ये विचारहीन या रूढ़िवादी उक्ति में न बदल जाए। विचारों के संघर्ष में ही सत्य की विश्वसनीयता को मजबूती मिलती है। फोर्थ है, अंततः हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते हैं कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार वे विचार बाद में सत्य साबित हो जाते हैं जिसका संपूर्ण समाज द्वारा विरोध जताया गया था। अतः दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान एवं उसके लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो यह कथन सभी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा कहा गया है। अब आइए देखते हैं 19(1) ख में क्या है। 19(1) ख के अनुसार शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। 19(1) ग संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। नोट 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया है। 19(1) घ भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। 19(1) अंगम में क्या है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। 19(1) छ कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। अब 19(1) च जो है अर्थात संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। उपयुक्त स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक की युक्ति युक्त निर्बंधनों की घोषणा की गई है, जो देख लेते हैं। तो 19(2) के अनुसार 19(1) क पर लगने वाले निर्बंधन के आधार
भारत की संप्रभुता व सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार एवं सदाचार, अपराध उद्दीपन, ये सभी युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। तो ये 19(1) क पे लगाए गए हैं। अब 19(1) ख पे देखिए, 19(3) में क्या है, तो 19(1) ख पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था। 19(4) में जो है 19(1) ग पर लगाए गए हैं। ठीक है, सदाचार, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता। 19(5) जो है 19(1) घ और 19(1) अंग पर लगने वाले निर्बंधन के आधार हैं। के आधार क्या है, साधारण जनता के हित में हो और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। 19(6) देखें तो इसमें 19(1) छ पर लगने वाले निर्बंधन हैं, जो इसका आधार क्या है, साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना, नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार या नियंत्रण करने में पक्ष में हो। साथ ही कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना। ठीक है, तो ये सभी जो थे 19 अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, उसके तहत लगने वाले सबसे पहले तो यह 19(1) क से लेकर 6 तक बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर उसके बाद 19(2) से लेकर 6 तक उसके निर्बंधन का अधिकार, युक्ति युक्त, जहाँ निर्बंधन समझ में आएगा युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। अब चलिए अनुच्छेद 20 के देख लेते हैं। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। इसके 3 भाग हैं। तो अनुच्छेद 20 के 3 भाग है, देख लीजिए। 20(1) में क्या कहा गया है, भूत लक्षिक दांडिक विधियों से संरक्षण प्राप्त है। मतलब क्या है इसका, किसी कानून को अतीतकालीन प्रभावी तिथि से लागू करना, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। तो यह भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण दिया गया है 20(1) में। 20(2) में क्या दिया गया है, दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो यह केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक बार ही दंडित किया जा सकता। अब देखते हैं 20(3) में क्या है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। तो इसमें क्या कहा गया है, 3 शर्तें हैं इसमें, कि आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो। तो ये 3 शर्तें होती है। तो अपने ही विरुद्ध गवाही देने से इसमें संरक्षण किया गया है, किसी को आप अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 20 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया, लेकिन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ में
जो 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत क्या है कि अनुच्छेद 21 को व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया है। ठीक है, साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अब देख लीजिए मानवीय गरिमा के संदर्भ में आखिर है क्या। तो इसके संदर्भ में 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक कांट का कथन निम्न प्रकार से है, हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य ना हो तो उसकी गरिमा होती है। ठीक है, तो उपयुक्त कथन गरिमा में बर्ताव को नैतिकता से पेश आने के अर्थ में संदर्भित करता है। अब देख लीजिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटिश से लिया गया था और ये अमेरिका से। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ की न्यायपालिका को नहीं है। ठीक है, ये था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देख लेते हैं कि यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है। तो यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है। इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्चता तथा सम्यक व उचित विधि को स्थान प्राप्त है। ठीक है, यदि अमेरिकी विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो समझ गए होंगे आप कि अमेरिकी संविधान के अनुसार ये विशेषता है और ये ब्रिटिश संविधान के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम व उच्च न्यायालय के फैसले देख लेते हैं। तो पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया। फिर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के तहत आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया, जीवन जीने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा व अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो पैसिव होता है को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये कब स्वीकार किया गया? अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया है। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आईपीसी की धारा 306 क्या होता है। किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वो आत्महत्या को मजबूर हो जाए या गैर जमानती धारा है। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 306 के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वो आत्महत्या को मजबूर हो जाए तो यह एक गैर जमानती धारा है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा व जुर्माना हो सकता है। सेशन कोर्ट के ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, अब आईपीसी की धारा 307 क्या है? तो यह है किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने पर केस दर्ज किया जाता है। यह भी गैर जमानती अपराध है और 10 साल की सज़ा व जुर्माना के साथ इसमें भी ऊपरी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो यह आईपीसी के अनुसार था। अब अनुच्छेद 21 क देख लीजिए जिसमें शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। तो राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार नदी को मिला संवैधानिक दर्जा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा व यमुना को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया, अर्थात इन नदियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। विदित है कि इससे पहले न्यूजीलैंड ने वांग नुई नदी को जीवित मानव के समान अधिकार दिया है। ठीक है, नोट देख लीजिए। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। तो जो निजता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद अब 22 देखते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो अनुच्छेद 22(1) और एवं 22(2) में किसी व्यक्ति को समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। ये अधिकार कौन कौन से हैं? अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसे, अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार है। इन 24 घंटों में अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है। अब देख लीजिए निवारक निरोध क्या होता है। तो अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना। इसका उद्देश्य होता है कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना और अपराध को रोकना। एक होता है दंडात्मक निरोध। ये क्या होता है? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाता है। ठीक है, शर्त देख लीजिए। यह अधिकार विदेशी शत्रु व निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 22 जो है विदेशी शत्रु और निवारक नज़रबंद में जो गिरफ्तार हुए व्यक्ति हैं उन्हें नहीं प्राप्त है। टाडा, मीसा, पोटा, मकोका आदि निवारक नज़रबंदी के तहत आते हैं। भारत में इसके माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक रखने हेतु सलाहकार बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं है। सलाहकारी बोर्ड में उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। अब देखिए निवारक निरोध विधियों का इतिहास क्या है। अनुच्छेद 22 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए, जिसका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो निवारक निरोध अधिनियम, यह अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इसकी खास बात यह थी कि इसमें सलाहकार बोर्ड को निरोध आदेश के 10 सप्ताह के भीतर सरकार को रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1951 तक समाप्त हो जाना था, किंतु बार बार इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही और अंततः यह 1969 तक लागू रहा। अब आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा क्या है? तो 1971 में कांग्रेस की सरकार ने यह अधिनियम पारित किया और इसके माध्यम से निवारक निरोध की व्यवस्था पुनः लागू कर दी। आगे चलकर इस अधिनियम को सरकार द्वारा 1978 में निरसित कर दिया गया। अब ये विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम क्या है? कोफे पोसा इसे कहते हैं। यह अधिनियम संसद ने 1974 में पारित किया था। वस्तुतः 1971 के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा के पूरक तौर पर इसे बनाया गया था। जहां आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करना था, वहीं कोफे पोसा का जो उद्देश्य था तस्करी तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों के संबंध में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करना था। अब देखते हैं चारे बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम क्या है। यह अधिनियम जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित किया गया। जनता पार्टी सरकार ने मीसा अधिनियम को तो निरस्त कर दिया था, किंतु कुछ समय बाद उसे लगने लगा कि निवारक निरोध की व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए इस सरकार ने चारे बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम का निर्माण किया, जो निवारक निरोधक की व्यवस्था करता था।
अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बना। 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार 1978 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम को निरस्त कर चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे रासुका भी कहते हैं के नाम से यह प्रसिद्ध है, या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित कराया, जो एक अर्थ में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का ही नया रूप था। यह तो मतलब मीसा का ही ये नया रूप था। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। अब आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, टाडा जिसे कहते हैं, यह 1987 में आया था। तो टाडा के नाम से प्रसिद्ध यह अधिनियम पहला ऐसा प्रयास था जिसमें केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया और उनसे निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए थे। 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के बढ़ने के कारण इस अधिनियम की ज़रूरत महसूस की गई थी। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002। 1995 में नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने टाडा को समाप्त हो जाने दिया था और उसके बाद से आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई विशेष कानून अस्तित्व में नहीं था। 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बनी, जो आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुई आतंकवादी घटना, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया था, को देखते हुए सरकार ने यह तय किया कि आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कानून बनाया जाना चाहिए और इस दिशा में पहला कदम 2001 में उठाया गया, जब पोटो अर्थात आतंकवाद निवारक अध्यादेश 2001, ठीक है, जारी किया गया। 2002 में इसी अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कराया गया। तब से पोटा में रूपांतरित हो गया। ठीक है, तो ये था पोटा। अब नेक्स्ट देखते हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2019। पोटा को 2004 में समाप्त कर देने के बाद सप्रंग सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत वह आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावी तौर पर निपट पाती। इसलिए उसने कोई नया कानून बनाकर आलोचनाएं झेलने की बजाय एक पुराने कानून में ही संशोधन करके काम चलाने का प्रयास किया का निर्णय किया। तो भारत सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 1967 पारित किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना था। यह अधिनियम 1969 में संशोधित किया गया था। सप्रंग सरकार ने इसी अधिनियम को संशोधित करके आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों पर लगाम कसने की योजना बनाई और 2004 में इसमें संशोधन कर दिया। इसके अंतर्गत पोटा के अधिकांश प्रावधान शामिल कर दिए गए। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से सबक लेते हुए कानून को और कठोर बना दिया गया, जिसे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2008 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद 2012 में हुए संशोधन द्वारा भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया। 2019 में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करने के लिए इस अधिनियम में पुनः संशोधन किए गए। इन संशोधित प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के तहत किसी संगठन के अलावा किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी संगठन के साथ साथ किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के इंस्पेक्टर या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को जांच की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही एजेंसी के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया जो आतंकवाद से होने वाली आय से बनी हो। ठीक है, तो ये सभी निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के तहत आपने देखा। उस दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण हम लोग देख रहे थे। अब देखते हैं अनुच्छेद 23-24। इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद जो 23 है इसके दो भाग हैं, 23(1) और 23(2). तो इसमें मानव का 23(1) है जो मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम का प्रतिषेध तथा इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 23(2) में क्या है? राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा
आरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मानव दुर्व्यापार शब्द में क्या शामिल है? तो ये शामिल है इसमें पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी व दास, ये सभी मानव दुर्व्यापार शब्द इसमें शामिल है। ठीक है। संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में प्राप्त शक्ति द्वारा मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था हेतु 2 कानून बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। तो यह है, फर्स्ट है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्यों में प्रतिबंध हेतु बनाए गए कानून कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, ये सब शामिल हैं। ठीक है। देख लीजिए कैलाश सत्यार्थी के बारे में दिया है कि 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्टों, पत्थर खदानों जैसे उद्योगों, घरेलू बाल मजदूरों व खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों को मुक्त कराया गया। इनके संगठन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन है। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28, इसमें क्या है? तो यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 के अंतर भी 2 भाग हैं, 1 और 2। 25(1) में क्या है? सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। 25(2) के अनुसार इसके अंतर्गत 2 युक्तियुक्त निर्बंधन बताए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 25 में 2 मुख्य स्पष्टीकरण क्या है? तो पहला है सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा और दूसरा है हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित हैं। ठीक है। तो हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित हैं। फादर स्टेनलिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 के केस में प्रश्न उठाया गया कि क्या धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण समाहित है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण करवाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरित होना चाहे तो वो हो सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। तो अनुच्छेद 26 में क्या है? क में देखते हैं तो धार्मिक कार्यों या प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार है। ख में अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। ग में जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। घ में 26 घ में ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है। तो यह अनुच्छेद 26 के तहत सब था। अब देखते हैं यही अनुच्छेद 26 में ही ये दिया हुआ है, देख लीजिए। एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 26 में उल्लिखित धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में कहा कि यह एक तथ्यात्मक विषय है और सिविल न्यायालय निम्नलिखित 3 आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। ये 3 आधार देख लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हुई सामान्य जीवन पद्धति में हो, साथ ही उस समूह का एक सांगठनिक ढांचा भी होना चाहिए, समूह का एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। ठीक है। ये था अनुच्छेद 26 तक आपने देख लिया। अब देखते हैं अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे
करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। नोट में अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। ठीक है, तो यह टैक्स लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 जो है उसमें कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। तो 28(1) में क्या कहा गया है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) के अनुसार खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के आधिपत्य में गठित हुई है जिनके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। 28(3) के अनुसार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह स्वयं या अवयस्क होने पर उसके संरक्षक सहमति न दे दें। अब देख लीजिए धार्मिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। धार्मिक शिक्षा एक विशेष धर्म और उसके विविध पहलुओं जैसे उसके विश्वास, सिद्धांत, अनुष्ठान, रीति रिवाज, संस्कार और व्यक्तिगत भूमिकाओं की शिक्षा देना है। तो शिक्षा संस्था और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं ये देख लेते हैं। तो जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है वहाँ नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त में हाँ, लेकिन बाध्य करके नहीं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त में हाँ, लेकिन प्रावधान कर सकता है, बाध्य नहीं है। अन्य में क्या है? बाध्य कर सकता है। न तो पूर्ण राज्य द्वारा, जो अन्य है अन्य शिक्षा संस्था मतलब जो न तो पूर्ण राज्य द्वारा पोषित है और या अन्य सुविधाएं प्राप्त हों, तो यहाँ बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता फ्रांस के लिए प्रेरणा। फ्रांस जैसे यूरोपीय देश धर्मनिरपेक्षता और राज्य के धर्म के बीच उस मध्यम मार्ग को पाने के लिए संघर्षरत रहे हैं जो राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान को समवेत करे और जहाँ जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह राज्य व्यवस्थाओं के भीतर सह अस्तित्व में रह सके। फ्रांस में इस संघर्ष को इस्लामिक कपड़ों को शोर या हलाल भोजन और बुर्के पर प्रतिबंध के रूप में देखा जा सकता है। भारत के अनुभव फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता के कठोर रूप को एक प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन यह पहले से ही भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार में निहित रहा है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। भारत में राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है और आवश्यकता अनुसार उसमें हस्तक्षेप करता है, जैसे सबरीमाला और ट्रिपल तलाक मामले में। फ्रांस और भारत दोनों में धर्मनिरपेक्षता को अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ संविधानों में भी स्थान प्राप्त है, लेकिन जहां फ्रांसीसी अल्पसंख्यक स्वयं को लैसाइट धर्मनिरपेक्षता के निशाने पर देखते हैं, वहीं भारतीय अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को अपनी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के रूप में देखते हैं और जो भेदभाव और भय आशंकाओं से उनकी रक्षा करता है। ठीक है, भारत में राज्य और धर्म दोनों ही विधायी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से स्थापित मापदंडों के भीतर एक दूसरे के मामले में परस्पर संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप करते हैं। फ्रांस के राज्य प्रारूप में राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। भारत में शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से सहायता प्राप्त हो सकती है। तो ये फ्रांस और भारत के बीच धर्मनिरपेक्षता के लिए दिया हुआ है कि फ्रांस और भारत में कैसे धर्मनिरपेक्षता है। तो आगे आप देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 29-30 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया है।
अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29(1) क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राजनीति द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं, संस्कृति जीवन पद्धति है, इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्यौहार आदि सम्मिलित हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 30 में। 30 क्या है? ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। 30(1) में धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 30(1) क में क्या है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह जोड़ा गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत या निर्बंधित न हो। 30(2) में क्या है? शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य द्वारा किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु 2 आधार बताए गए हैं। यह है राष्ट्रीय व प्रांतीय। नोट में अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में यह अल्पसंख्यक के रूप में है। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद का महत्व क्यों है? इसलिए है अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर संज्ञान ले सकता है। ठीक है, ये निम्न है। तो अब देख लीजिए जो 5 प्रकार के रिट हैं वो कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 32(2) में रिट की है चर्चा की गई है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है? तो इसके द्वारा न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके और बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। ठीक है, यह लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। अब देख लीजिए परमादेश। यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया हो। ठीक है। नोट है, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध ऐसा लागू नहीं होता। 2 व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो तो ऐसी स्थिति में कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अब प्रतिषेध देख लीजिए। तीसरा है, यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार
क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। इस रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उत्प्रेषण देख लेते हैं। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी करता है। ठीक है, तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध एक ही तरह दिखता है, लेकिन इसमें अंतर है। वो क्या है देख लीजिए। प्रतिषेध रीट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रीट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। तो इन दोनों में अंतर है। अब देख लीजिए अधिकार परीक्षा क्या है। इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है आपका क्या प्राधिकार है। अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख होते हैं। प्रथम है लोकहितवाद और द्वितीय है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो लोकहितवाद क्या होता है? जनहित याचिका PIL जिसे कहते हैं, एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडिंग, केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है, जो प्रचलित प्रणाली थी उसको बदल दिया। अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्टों, सोशल साइट्स आदि को आधार बनाकर भी किया जा सकता है। न्यायिक सक्रियता क्या है? जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है, तो ये न्यायिक सक्रियता है। नोट देख लीजिए, भारत में न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में अंतर क्या है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत इनको दिया गया है रिट जारी करने का, और यहाँ अनुच्छेद 226 के तहत। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कर सकता है। यह भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है, लेकिन मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी यह रिट जारी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अभी सर्वोच्च न्यायालय में क्या है? यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है, जबकि उच्च न्यायालय में यह बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपाय या उपचार सुझा सकता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध क्या हैं। तो फर्स्ट है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है इनके समुचित कार्य करना और अनुशासन बनाए रखना। मार्शल लॉ और मूल अधिकार देख लेते हैं। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह संसद को इस बात की शक्ति भी देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। अनुच्छेद 35 इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 16(3), 32(3), 33 व 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये मूल अधिकार चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हालांकि बड़ा चैप्टर था, कोई बात नहीं, क्योंकि मूल अधिकार 12 से 35 तक के अनुच्छेद को डिटेल से जानना था और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत होता है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, तो कोई बात नहीं, ये जो मौलिक अधिकार से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा? सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 सही है, इसे देख लेते हैं। आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यह है, केवल 2 इसमें हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो यह है समता का अधिकार। अब सूची 1 को 2 से देखते हैं, मिलान करना है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29-30 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह 25 से 28 है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें कूट में आंसर दिया हुआ है, कौन करता है? तो इसमें उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य सभी करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह है अनुच्छेद 17। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? तो यह है संपत्ति के अधिकार को। निम्न में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, मृत्युदंड नहीं आता है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित होते हैं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल सी आंसर होगा। 1 और 4, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। तो इसमें सही है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार प्राप्त है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32 व 226। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? तो यह है धारा 309। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो यह निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशियों को नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में निहित है? तो यह है 13, 32 और 226। नेक्स्ट है, कथन देख लीजिए और कारण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, और कारण क्या है? समान लोगों, कारण देख लीजिए, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो यह है अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें देख लेते हैं कौन सा युग में सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा डी, सही नहीं है। नेक्स्ट, और सभी सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो यह है न्यायपालिका को। ठीक है,
नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो यह मानववाद के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो यह अवांछनीय आलोचना। ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? तो यह वाद योग है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसमें पारसियों को। अब नेक्स्ट है कथन कारण है, देख लेते हैं। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपर्याप्त है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 21। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो यह है इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? तो यह किस में की गई थी? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट गलत है, तो और 2 और 3 सही है। तो इसे देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिस्थापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें 1 और 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान के उपबंधों में इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें फर्स्ट ए ही सही है। देख लेते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन संचालन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया है? तो यह है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपबंध किया गया है? तो इसमें किसका उपबंध किया गया है? तो इसमें 2 और 4 का उपबंध किया गया है। शिक्षकों के 10 वार्षिक जनगणना, राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध। और 4 क्या है? किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधियों में सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपबंध किया गया है? तो इसमें 1 और 2 उपबंध किया गया है। 1 क्या है? बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और दूसरा क्या है? शिक्षकों के 10 वार्षिक जनगणना, राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 33 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता है? तो इनमें से कौन है?
तो इसका आंसर डी है 3 और 4। लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध और दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। ठीक है, इनमें से सही है डी आंसर। 35 में आ जाइए। कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के आधार के से संबंधित है? तो यह है सी 1 to 4। देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसमें बताना है। कूट दिया हुआ है, तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं। किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। इसमें 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तीनों ही कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, 1 और 2। तो इसके एक बार देख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे किसके वाद में स्पष्ट किया गया था? तो यह बी हो जाएगा, IC गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। सहकारी सोसाइटियाँ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आता है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह गोलखनाथ वाद में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जब सेना विधि प्रवृत्त की जाती है तब संसद निम्नलिखित विषयों में से किस एक के बारे में विधि नहीं बना सकती है? तो यह है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सेना विधि के अधीन किए गए किसी कार्य को संसद विधि द्वारा विधिमान कर सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में कौन सा कथन सही है? नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है ए, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी, ऐसी अधिसूचना 6 माह तक विधिमान रहती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, बताना है। तो इसमें बी सही है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, किंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में कौन से कथन सही है? कूट में बताना है। इसे कूट में दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण तब होता है जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में निरुद्ध किया जाता है। और जीवन का अधिकार एक आधारभूत मानवाधिकार है और इस अधिकार के अतिक्रमण की शक्ति राज्य के पास भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। शिक्षा के अधिकार के बारे में बताना है और इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं। देख लीजिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसमें तीनों ही कथन सही था। नेक्स्ट आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है,
अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यह है सी। गिरफ्तार किए गए, एक मिनट, गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन इसमें बताना है कि सही नहीं है? तो इसमें है सी जो सही नहीं है, बाकी सब इसमें सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान में गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कैसे? केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, तो यह क्या है? ट्रांसजेंडर के अधिकार, कैडनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, बच्चे को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं का अधिकार। तो ये सभी हैं 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है, अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रीट कौन सी है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि नहीं है? तो यह है इसमें डी जो नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, बी होगा आंसर। लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य को वे आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए? तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह था 86वां 86। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो यह अनुच्छेद है 30। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही जो नहीं है सी है, बाकी सब सही हैं, इसमें देख लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। ठीक है, ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में क्या नहीं है? तो यह है सी। ठीक है, नहीं है, 19 में नहीं है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी, यह राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित करता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए। तो ये कथन गलत है, बाकी सब सही हैं इसमें। कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो इसमें से सभी, जो उस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, जो एक उद्घोषित अपराधी है और जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से भगोड़ा होने का उचित संदेह है। तो ये इसमें डी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है? तो यह 15 दिन के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो इसमें केवल 1 और 3 है, संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, देख लीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह इसमें सी हो जाएगा, सभी कथन सही हैं 1 2 3 4। देख लीजिए कौन कौन से हैं इसमें। तो यह अधिकार नागरिकों एवं
अन्य देशियों को भी उपलब्ध है। इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका एवं विधायी कार्रवाई से संरक्षण का समावेश है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। तो यह है सी। नेक्स्ट आते हैं, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नहीं है, सही नहीं है इसमें बताना है, तो वह है डी, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? तो यह है सी, केवल 2 नहीं है। काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार, ये सभी हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? तो यह 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागरिकता का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, चलिए देख लीजिए। ये अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले रूप में देखा जा सकता है? तो यह इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 1, 2, 3। ठीक है, विधि के समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, मूल अधिकार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और साथ ही इसके अभ्यास प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।